देखें आया। Has it started? यह बहुत मुश्किल के बाद दोस्तों, अगर मैं लाइव हूं तो पहले माफी चाहता हूं। 1:30 बजे का 2 बजे हो गया टेक्निकल ग्लिच, बड़ी बड़ी चीजों में हो जाता है। ग्रेट, थैंक यू अदिति फॉर बीइंग द सेवियर वंस अगेन। आई एम गोइंग लाइव नाउ। ओके, बहुत 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 माफी। ये एक या तो मतलब शायरी करवा लो और या फिर ये टेक्निकली एक विजार्ड ही बना लो, हमें दोनों हो नहीं पाएगा। मैं बड़े टाइम पे आ गया था, वैसे 1:30 एकदम डॉट टाइम पे पहुंच गया था। पीसी चला लेते हैं थोड़ा। मैं इस वक्त अपने कमरे में हूँ। ये वही कमरा है, ये वही टेबल है, ये वही कंप्यूटर है, ये वही कैमरा है, ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है चारों तरफ, ये सब वही है जहां हमने बैठ के बहुत सारे गाने बने हैं, बहुत सारे। उफ, गलियां यहाँ लिखा गया, तेरे संग्यारा यहाँ लिखा गया, मेरे रश के कमर यहाँ लिखा गया, कौन तुझे यूं प्यार करेगा इस कमरे में लिखा गया, बाहुबली दोनों पार्ट्स के डायलॉग्स गाने सब यहाँ लिखा गया। इनफैक्ट तेरी मिट्टी भी इधर ही लिखा गया है, क्योंकि तेरी मिट्टी के बाद मैं अपने ऑफिस शिफ्ट हो गया और मैं वहां लिखने लगा, लेकिन तेरी मिट्टी भी यही लिखा गया है। हाँ, तो आज का जो मुद्दा था वो ये था कि हम एक लॉकडाउन से गुजर रहे हैं और ये लॉकडाउन आपके लिए कैद ना बनने पाए। ये बहुत जरूरी है कि इसे आप एक अपॉर्चुनिटी, एक मौके के तौर पे देखें, एक कैद के तौर पे नहीं। मौका क्या? मौका नया कुछ सीखने का, मौका नया कुछ जानने का, मौका अपनों के साथ, अपनों के बीच प्यार से रहने का। वो घर जिसे आपने इतनी मोहब्बत से बनाया है, जिन दीवारों में आपका खून पसीना झलकता है, उनके साए में बैठ के आप थोड़ा वक्त गुजारें और नई चीजें सीखें। मैंने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि जिंदगी जो है ना वो नींबू की रेस है, नींबू रेस, लाइम रेस। अगर लेमन रेस, नॉट लाइम रेस, लेमन रेस। अगर आपको अपना बचपन याद हो तो मैं तो बड़ा कमाल का एक्टिव किड हुआ करता था। तो बचपन में एक नींबू दौड़ हुआ करती थी जिसमें मुंह में चम्मच, चम्मच में नींबू, और आप दौड़ते थे और अगर नींबू गिर पड़ा तो आप रेस हार जाते थे, चाहे जितने सबसे पहले आप ही क्यों ना पहुंच गए हो। एग्जैक्टली लाइफ वही है कि आप दौड़ रहे हैं, आपकी रफ्तार अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, अपने करियर के पीछे, अपने सपनों के पीछे, लेकिन रिश्तों का, प्यार का, मोहब्बत का, अपनेपन का वो जो नींबू रखा हुआ है ना चम्मच पे, वो गिरने ना पाए। अगर वो गिर गया तो आप जीत के भी हार जाएंगे। राइट जी। तो ये मैंने सीखा लॉकडाउन में। मैं अपने घर में बहुत बहुत खुश हूं। मुझे बाहर निकलने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। एक ऐसा आदमी जो कि दिन भर दौड़ता रहता था, मुझे याद है कम से कम 10 तो मैं मीटिंग्स करता था एक दिन में, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं निकला और मुझे लगा कि ये अपॉर्चुनिटी है बहुत वो करने की जो बहुत दिनों से हो नहीं पा रहा था। तो जम के पढ़ रहा हूँ, जम के फिल्में देख रहा हूँ, जम के लिख भी रहा हूँ। इनफैक्ट ये लॉकडाउन में 1 हफ्ते हो गए मुझे तो, और इस 1 हफ्ते में तकरीबन मैं 4 गाने लिख चुका हूँ और जो फिल्मों के डायलॉग्स कर रहा हूँ उस पर काम हो रहा है। हाँ, अब चलिए वापस आते हैं क्योंकि वक्त अपने पास 20 मिनट का ही है। तो 20 मिनट में मैं और आप ये जानेंगे कि मेरी नज़र से, मेरे जाविये से क्या अच्छा पढ़ने लायक, सुनने लायक और देखने लायक इस वक्त मौजूद है। तो मैं क्या सुन रहा हूं, पहले इससे शुरू करते हैं। मैं इस वक्त एक एल्बम सुन रहा हूं, वो एल्बम जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं, वो एल्बम जो आई कांट गेट पास्ट इट। कभी मेरे दिमाग में पुराना ही नहीं हुआ वो। इसलिए नहीं पुराना हुआ क्योंकि ऐसा कमाल का एल्बम, मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि ना इससे पहले कभी आया है और ना इससे पहले कभी आएगा। इस एल्बम का मैं नाम बताऊं उसके पहले आप ये जान लें कि ये हर जगह मौजूद है। ये जियो म्यूजिक पे, जियो सावन बोलते हैं उसको, जियो सावन पे है, गाना पे है, आईट्यून्स पे है, जो भी आप, विंक म्यूजिक पे है, जो भी आप म्यूजिक ऐप यूज करते हैं, स्ट्रीमिंग ऐप, उस पे आपको ये एल्बम मिल जाएगा। इसका नाम है कहकशां। कहकशां का मतलब होता है गैलेक्सी, आकाश गंगा। ये 80s में, लेट 80s में एक टीवी सीरियल आया था जो आगा खान साहब ने बनाया था और उसका नाम हुआ करता था कहकशां। कहकशां कहानी थी कंटेम्प्रेरी जो उर्दू पोएट्स थे, मजाज लखनवी, फिराक गोरखपुरी, अली सरदार जाफरी, हसरत मोहानी, जोश मलिहाबादी, कई नाम है। तो ये जो कैफी आजमी साहब, तो ये जो कंटेम्प्रेरी पोएट्स थे, इनकी जीवनी थी, इनके ऊपर 1 या 2 एपिसोड्स में इनकी पूरी जिंदगी बताई गई थी। जिगर मुरादाबादी साहब, कई बड़े बड़े नाम थे। तो जाहिर सी बात है कि जब इतनी एक कमाल की चीज जिसमें शायरी का कंटेंट इतना अच्छा है, इसको जरूरत थी अच्छे संगीत की। जगजीत सिंह जी ने ये पूरा का पूरा एल्बम कंपोज किया था। 2 एल्बम्स का सेट था।
मैं समझता हूँ कि शायरी को कंपोज करना बेहद मुश्किल काम है और ये मैं खुद भी इससे गुजरता रहता हूँ, लेकिन जिस तरह से वो पोइट्री जगजीत जी ने कंपोज की, जिस तरह से उसको यूजर फ्रेंडली बना लिया, जिस तरह से आम आदमी की पहुंच में इतने गहरे थॉट्स उन्होंने लाके रख दिए, वो कमाल था, वो मैजिक। एक जीनियस बहुत छोटा शब्द मुझे लगता है, मैं समझ नहीं आता मुझे कि मैं जगजीत जी के लिए क्या और वर्ड फ्रेम करूं। जीनियस बहुत मामूली वर्ड है, वो जीनियस से कहीं कहीं ऊपर की चीज़ थे। मुझे लगता है कि 1000 1500 जीनियस अगर मिला लिए जाए एक साथ तो एक जगजीत सिंह बनता होगा कभी। तो जगजीत जी ने पूरा का पूरा एल्बम कंपोज किया था। मुझे आज भी उसका जो सिग्नेचर ट्यून थी वो कभी नहीं भूली, जिससे वो सीरियल शुरू होता था कि हमदम यही है रह गुजरे यार खुश खराम, हमदम यही है रह गुजरे यार खुश खराम। यार खुश खराम मतलब उस यार की रहगुजर जो आहिस्ता 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 चलता है, जिसके चलने में भी कुछ बात है, कुछ अदा है। तो ये उसी की रहगुजर है ये हमदम, यही है रहगुजरे यार खुश खराम, गुजरे हैं लाख बार इसी कहकशां से हम। तो ये जो बेबी एक मिनट मैं लाइव पे हूँ, आरूथा माय सन। तो ये भी तो घर पे ही है इस वक्त। तो ये जो रहगुजरे यार खुश खराम है, ये कहकशां से कम थोड़ी है, ये गैलेक्सी से, आकाशगंगा से कम थोड़ी है, ये चांद तारों की रहगुजर है जहां से मेरा महबूब गुजरा है। तसव्वुर है शायर का। एक से एक कमाल की नज़में थी। मुझे एक जो चीज तुरंत याद आ रही है वो मजाज लखनवी की आइकॉनिक नज्म जो इस एल्बम में है, और आप सुने, हो सकता है इसके वर्जन्स आपने कहीं और सुने हों, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि इस शिद्दत के साथ, इस गहराई के साथ और इस जिगरदोज तरीके से आपने आवारा नज्म मजाज लखनवी की पहले कभी नहीं सुनी होगी। जगजीत जी जब गाते हैं, यकीन मानिए दिल फट जाता है। ये नज्म बड़ी मशहूर हुई थी। आज जितने गाने मशहूर होते हैं, एक ज़माने में उतनी पोइट्रीज मशहूर हुआ करती थी। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ज़माने की बात है जब मजाज वहाँ पढ़ रहे थे और अंग्रेज़ी हुकूमत थी उस वक्त, साहिब बहादुर हुआ करते थे। और मुझे याद है कि मजाज लखनऊ की सड़कों पर ये नज्म गाते हुए घूमते रहते थे। वो नज्म थी आवारा। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, दिल में आता है कि जी में आता है, जी में आता है कि मुर्दा चांद तारे नोश लूं, इस किनारे नोश लूं और उस किनारे नोश लूं, एक दो का जिक्र क्या सारे के सारे नोश लूं, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। आप सुने ये नज्म, आप वो नज्म भी सुने। इसी एल्बम में मजाज लखनवी और जगजीत सिंह का ही कॉम्बिनेशन है, जहां वो अपनी माशूका से कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आई तो हो, लेकिन तुमने आने में बहुत देर कर दी। अब मैं नहीं रहा, अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। मेरा एक शेर था कि तुमको ख्याल लौट के आने का अब हुआ, तुमको ख्याल लौट के आने का अब हुआ, जब हमको इंतजार की आदत नहीं रही। तो एक ऐसा मोमेंट है लाइफ में जब मजाज लखनवी जिससे मोहब्बत करते थे वो उनके पास आई हैं लौट के, लेकिन तब तक दुनिया बदल चुकी है। मजाज साहब ने क्या खूबसूरत नज्म लिखी थी और जगजीत जी ने क्या खूबसूरत कंपोज किया है और गाया है कि अब मेरे पास तुम आई हो तो क्या आई हो, अब मेरे पास तुम आई हो तो क्या आई हो, मैंने माना कि तुम एक पैकरे रानाई हो। मैं आपको समझाता हुआ चलता हूं, मतलब मैंने माना कि तुम बहुत खूबसूरत हो, अब मेरे पास तुम आई हो तो क्या आई हो, मैंने माना कि तुम एक पैकरे रानाई हो, चमने दहर में रूहे चमन आराई हो। अगर इस दुनिया को, इस दहर मतलब दुनिया, अगर इस दुनिया को एक चमन मान लिया जाए तो इस चमन की जो रूह है, इस चमन की जो ब्यूटी है, वो तुम्हारे दम से है। ये सब मानता हूं मैं। मैंने माना कि तुम एक पैकरे रानाई हो, चमने दहर में रूहे चमन आराई हो, तल्लते महर हो मतलब सूरज का उदय होना, फिरदौस की बरनाई हो, जन्नत की जवानी, जन्नत की खूबसूरती सब तुमसे है। तल्लते महर हो, फिरदौस की बरनाई हो, बिनते महताब हो, गर्दों से उतर आई हो। तुम महताब की बेटी हो, चांद की बेटी हो और आसमान से उतरी हो। ये सब मानता हूं मैं, लेकिन मुझसे मिलने में अब अंदेशा रुसवाई है। यानी तुम अब मुझसे मिलोगी तो इसमें रुसवाई का खतरा है, अंदेशा है, इसमें बदनामी है, ये गलत है, अब ये सही नहीं है। मुझसे मिलने में अब अंदेशा रुसवाई है, मैंने खुद अपने किए की ये सजा पाई है, अब मेरे पास तुम आई हो तो क्या आई हो। क्या सुनोगी मेरी मजरूह जवानी की पुकार, मजरूह मतलब घायल, मेरी घायल जवानी की पुकार तुम क्या सुनोगी, क्या सुनोगी मेरी मजरूह जवानी की पुकार, मेरा फरियाद, मेरी फरियाद जिगर दोज, मेरा नाला एजार, यानी दिल को चीर देने वाली मेरी फरियाद, मेरे नाले,
मेरे शिकवे गिले तुम क्या सुनोगी? क्या सुनोगी मेरी मजरूह जवानी की पुकार, मेरी फरियादे जिगरदोज, मेरा नाला एजार, शिद्दते कर्ब में डूबी हुई मेरी गुफ्तार, यानी दर्द में डूबी हुई मेरी बातचीत क्या सुनोगी? मैं कि खुद अपने मजाके तराबागी का शिकार, मैं कि खुद अपनी फितरत का, अपने शौक का, अपने ज़ौक का, मैं अपनी पसंद का ही शिकार हूँ, मैं अपनी रुचि का ही शिकार हूँ। मतलब जो मुझे एस्थेटिक्स दिए गए थे, जो खुदा ने दिए थे, उन एस्थेटिक्स का ही मैं शिकार हो गया। मैं कि खुद अपने मजाके तराबागी का शिकार, वो गुदाजे दिले महरूम कहाँ से लाऊं, अब मैं वो जज्बे मासूम कहाँ से लाऊं। वो दिल जिसमें नरमी थी, वो दिल तो कब का मर चुका है, अब उसे कहाँ से लाऊं। अब मैं वो जज्बा मासूम, जिस मासूमियत से मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, वो मासूमियत फिर कहाँ से लाऊं। अब मेरे पास तुम आई हो तो क्या आई हो। उफ उफ उफ, बहुत खूबसूरत नज्म थी। ये पूरा का पूरा आप एल्बम सुने, वो लिखता रहे झन झन झन, जोश मलियाबादी का, जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। क्या क्या नज़में हैं इसमें। मुझे लगता है, और लगता नहीं है, ये बात तो कम से कम मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये चमत्कार और ये जो इम्तिजाज है, वो जो इतने सारे ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट टैलेंट्स का एक साथ मिलना है, वो दोबारा न कभी हुआ है, ना शायद कभी होगा। कहकशां बाय जगजीत सिंह, किसी भी स्ट्रीमिंग ऐप पे आप जाके सुने, ये मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। पार्ट 1 पूरा हो गया। कितने मिनट हो गए मैं देख तो नहीं रहा हूँ, कहीं कोई टाइमर है भी नहीं। तो अदिति आप मुझे बता दीजिएगा एक मैसेज करके जब 20 मिनट हो जाए तो। और हाँ, दूसरा पार्ट मैं क्या पढ़ रहा हूं, देखिए मैं ये पढ़ रहा हूं, दिख रहा है आपको? ये है उर्दू के मशहूर शायर जोश मलियाबादी की बहुचर्चित आत्मकथा यादों की बारात। जोश साहब का एक शेर था, मुझे लगता है इस किताब को पढ़ने से पहले वो शेर हमें जरूर पता होना चाहिए कि मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, उम्र का बेहतरीन हिस्सा है। तो वो जो उम्र का बेहतरीन हिस्सा है वो इस किताब में है। इस किताब के जरिए आप लौटते हैं वो साहिब बहादुर के टाइम में, जब अंग्रेज हुआ करते थे, अंग्रेजों की हुकूमत थी। एक शायर कैसे जन्म लेता है, कैसे परवरिश पाता है, वो अपनी आंखों से दुनिया को किस तरह से देखता है, ये सब आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेगा। ऐसे छोटे छोटे वाकयात हैं जो आपका दिल दहला देते हैं। जैसे इन्होंने शुरुआत में ही लिखा है, जोश साहब लिखते हैं, कहते हैं लखनऊ में एक बूढ़े मिर्जा साहब रहा करते थे जिन्होंने हजरत जाने आलम वाजिद अली शाह की आंखें देखी थी। ये आप लतीफ लहजा देखें, किसी की आंखें देखना भी किसी के अचीवमेंट्स में शुमार है कि मैंने उसे देखा था यार, मैंने जिंदा देखा था। फराग साहब कहते हैं कि आने वाली नस्लें तुमसे रश करेंगी हम असरों, यानी मेरे समकालीनों, मेरे साथ वालों, मेरे साथियों, जो आने वाले दौर हैं, जो आने वाली नस्लें हैं, वो तुमसे जलेंगी। क्यों जलेंगी? आने वाली नस्लें तुमसे रश करेंगी हम असरों, जब ये ख्याल आएगा उनको तुमने फिराक को देखा था। आहा, सच मैं तो जलता हूँ उन लोगों से। मैं जब इलाहाबाद में रहा करता था, जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया करता था, तो 8/4 बैंक रोड जहाँ फिराक साहब रहा करते थे, वो घर आज भी है। मैं अक्सर उस घर के चक्कर लगाता और कभी कोई मिल जाता जो मुझसे कहता कि हाँ हमने तो फिराक साहब को देखा है, तो मुझे उससे इतनी जलन होती थी कि काश ये आदमी अपनी आंखें मुझे दे दे। तो ये सही ही बात है। खैर वापस लौटते हैं जोश मलियाबादी की तरफ, यादों की बारात की तरफ। कहते हैं लखनऊ में एक बूढ़े मिर्जा साहब रहा करते थे जिन्होंने हजरत जाने आलम वाजिद अली शाह की आंखें देखी थी। एक बार चंद नौजवानों ने आग्रह किया कि मिर्जा साहब क़िबला कुछ पुराने हालात सुनाइए। उन्होंने सीना पीट कर कहा, लड़कों मुझसे वो दास्तां न सुनो वरना मेरी छाती फट जाएगी। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। पता नहीं किस शायर का शेर है, क्या कमाल का शेर है कि जो गुजरी हुई बातें हैं, जो यादें हैं, उनको याद करना, उन मेमोरीज डाउन द मेमोरी लेन जाना, वो बहुत तकलीफ देता है। छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। खुदा, ओ माय गॉड, हुएवर इज देयर, द सुप्रीम पावर, अगर तू मेरे लिए कोई एक चीज कर सकता है तो ये कर ले कि मुझसे मेरी याददाश्त छीन ले। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। खैर, तो वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने छाती पीट कर कहा कि लड़कों मुझसे वो दास्तां न सुनो वरना मेरी छाती फट जाएगी, तुम्हारी थोड़ी देर की दिलचस्पी हो जाएगी और मैं पैरों के लिए बेकार हो जाऊंगा। लेकिन जब उन नौजवानों ने उनके कदम पकड़ लिए तो माजी की तरफ पलट, माजी मतलब अतीत, तो माजी की तरफ पलटने पर मजबूर हो गए और हालात सुनाते सुनाते थोड़ी देर में उनका ये हाल हो गया कि गला रूंग गया और हिचकियां ले लेकर रोने लगे और हाय जाने आलम कहकर बेहोश हो गए।
सो बंदा परवर, अपना हाल सुनाकर मैं भी इसी तरह हिचकियां ले लेकर रो रहा हूं। हाय माजी के डंक, अपने कभी के रंग महल में जो हम गए, आंसू टपक पड़े दरो दीवार देखकर। बहुत खूबसूरत किताब है। एक एक पन्ने में देखिए, एक उन्होंने वाकये का जिक्र किया है। कहते हैं कि एक रोज मैं लखनऊ के बाजार वाले मकान की ऊपरी मंजिल के बरामदे में अपनी खिलाई, खिलाई मतलब जो इनकी मेड रही होंगी, जो इनको खिलाती थी, अपनी खिलाई बड़ी बी के साथ बैठा हुआ था कि सड़क से अचानक तड़ाक तड़ाक की आवाजें आने लगी। ध्यान से सुनिए, एक मंजर आपको सुना रहा हूं मैं कि सड़क से अचानक तड़ाक तड़ाक की आवाजें आने लगी। बड़ी बी ने झुककर देखा और जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा मुआ गाड़ी वाला घोड़े को चाबुक से मार रहा है। तड़ाक तड़ाक। हाय हमारे जाने आलम पिया के जमाने में इन घोड़ों को रईसों की आबरू समझा जाता था। जाने आलम पिया अपने शौहर को याद कर रही जो इस दुनिया से जा चुके हैं। हाय हमारे जाने आलम पिया के जमाने में इन घोड़ों को रईसों की आबरू समझा जाता था। इन्हें दूध जलेबी और बालाई यानी मलाई खिलाई जाती थी। जब से इन बंदर फिरंगियों का राज हुआ है, इन बहादुर मर्दों को चाबुक से मारा जाने लगा है। ये बहादुर मर्द घोड़ों को बोल रही है कि जब से इन फिरंगियों का राज हुआ है, इन बहादुर मर्दों को चाबुक से मारा जाने लगा है। बेटा ये बहादुर मर्द किस कतार में शुमार हैं? इन बंदरों का जब से दौर दौरा हुआ है, बड़े बड़े शरीफजादे गलियों में जूतियां चटकाते फिरने लगे हैं। इन्होंने ये कहते कहते अपनी बेबोटी के खोखले सीने पर हाथ मार के कहा, हाय हमारे जाने आलम पिया अब कभी नहीं पलटेंगे। बड़ी बी की ये बात सुनकर मैं बिलबिला गया और मुझे फिरंगी से नफरत हो गई, और वही लड़कपन की नफरत आगे चलकर मेरी सियासी नज़मों के रूप में व्यक्त होने लगी। ये जोश मलिहाबादी, ये जिन सियासी नज़मों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको शायर इनकलाब कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था कि इन्होंने जिस तरह से फिरंगियों को अपनी नज़मों के जरिए चैलेंज किया था, और जितना जोश था, जितना इनकलाबी तेवर था इनकी नज़मों में, वो शायद बहुत कम लोगों को नसीब हुआ होगा। क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें। जिंदा मतलब जेल, जिसमें हिंदुस्तान के जंगे आज़ादी लड़ने वाले हमारे जियाले जो कैद किए गए हैं, जिनको अंग्रेजों ने कैद कर रखा है। क्या अच्छी नज़में होगी। क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें, उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। दीवारों के नीचे आ आकर यूं जमा हुए हैं जिंदानी, जिंदानी मतलब प्रिजनर्स, फ्रीडम फाइटर्स। दीवारों के नीचे आ आकर यूं जमा हुए हैं जिंदानी, सीनों में तलातुम बिजली का, आंखों में झलकती शमशीरें। क्या उनको खबर थी जेरो जबर रखते थे जो रूहे मिल्लत को, यानी जो देश की आत्मा को दबा के रखते थे अपने पैरों तले वो फिरंगी, उनको पता था क्या कि ऐसा दिन भी आएगा। क्या उनको खबर थी जेरो जबर रखते थे जो रूहे मिल्लत को, एक रोज इसी बेरंगी से झलकेंगी हजारों तस्वीरें। क्या उनको खबर थी होंठों पर जो मोहरें लगाया करते थे, एक रोज इसी खामोशी से टपकेंगी दहकती तकरीरें। हाँ, ये सब हुआ भी। संभलो कि वो जिंदा गूंज उठा, झपटो कि वो कैदी छूट गए, उठो कि वो बैठी दीवारें, दौड़ो कि वो टूटी जंजीरें। मतलब इनकलाब तुम्हारे रोके नहीं रुकेगा, और यही हुआ, इनकलाब रोके नहीं रुका। खैर, एक दो और मुझे जो वाकयात याद आते हैं इस किताब के, एक आखिरी और आपको सुनाता हूं। उसे भी पढ़ के मैं बहुत देर तक कुछ याद करता रह गया था। ये उस वक्त का जिक्र है जब इनके जो वालिद साहब थे जोश मलिहाबादी के, वो बहुत प्यार करते थे इनसे और चाहते नहीं थे कि कभी ये वापस जाएं, मतलब इनको छोड़ के, मलिहाबाद छोड़ के कहीं बाहर निकलें। पर पढ़ाई के लिए इन्होंने जिद की, इस तरह जिद की कि इनको सीतापुर में दाखिला दिलाया गया। सीतापुर से जब लौट रहे थे तो खाली ट्रेन लेट हो गई थी इनके आने की, और जब ये पहुंचे तो इनके वालिद साहब भी बहुत बड़े जमींदार थे, और जो बगैर अचकन और टोपी के घर से बाहर नहीं निकलते थे, वो पागलों की तरह बेतहाशा ना अचकन न टोपी दर बदर ढल रहे हैं। तो मैं आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं जरूर पढ़ूंगा, मुझे बस ये 2 मिनट दे दें। तो जैसे ही वालिद साहब की नजर पड़ी, इनके पिताजी की नजर जोश पे, तो वो हाय मेरा बेटा कहकर झपट पड़े और सीने से लगा के रोने लगे। डॉक्टर अब्दुल करीम ने कहा, हाँ साहब आप खुश होने के बदले रो रहे हैं। मेरे बाप ने कहा, ये जो जोश मलिहाबादी के बाप ने कहा, हर बाप यही महसूस करता है, शायद कह नहीं पाता। आप सुने उनके बाप ने क्या कहा। मेरे बाप ने इरशाद फरमाया, डॉक्टर साहब
काकोरी के पुल से गुजरते ही रेल हमेशा सीटी देती है, लेकिन आज उसने सीटी नहीं दी। काकोरी के पुल से गुजरते ही रेल हमेशा सीटी देती है, लेकिन आज उसने सीटी नहीं दी। मैं ये ख्याल करके दीवाना हो गया कि कहीं खुदा ना खास्ता पुल तो नहीं टूट गया। डॉक्टर साहब, जिसका बेटा रेल में आ रहा है उसके जी से पूछिए कि अपने वक्त पर रेल का सीटी न देना कितने वहम पैदा कर सकता है। ये एक दर्दमंदी है, ये एक हसास बाप का दिल है। खैर, एक दो सवाल लेते हैं आपके। आकाश गौतम, छोटा था तो पहली बार आपका गाना सुना था, ये है यात्रा। अरे लता दीदी, बहुत बहुत लंबी उम्र दे उनको भगवान। ये पहला गाना, मैं बहुत खुशकिस्मत था आकाश, बड़ी अच्छी चीज आपने याद दिलाई कि मेरी कलम से जो पहली चीज निकली थी वो एक टाइटल सॉन्ग था। कबीर से इंस्पायर था मैं, चल हंसा उस देश जहां तेरे पिया बसे, और वो टाइटल सॉन्ग लता मंगेशकर जी ने गाया था। तो मेरा लिखा हुआ पहला गाना, ये बहुत कम लोगों को पता है, लता मंगेशकर जी ने गाया था। सुरशील कह रहे हैं सर, मेरी फितरत है मस्ताना 2 कब तक हमारे पास होगी? अदिति, ये सवाल आपसे होना चाहिए, मुझसे नहीं। मैं तो लिख रहा हूं। जो हमारी वाणी प्रकाशन की एमडी या चेयरमैन, मुझे वो पदवियां नहीं पता, पर सब कुछ वही है मेरे लिए। तो अदिति माहेश्वरी गोयल, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे रोज फोन पे एक बार डांटें और मुझसे पूछें कि कितना लिखा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो मेरी फितरत है मस्ताना 2 कभी नहीं आएगी। ओके। दीपक सिंह कह रहे हैं कहकशा मेरा भी फेवरेट है, वेरी गुड। अदिति माहेश्वरी गोयल कह रही मेरी घड़ी खो गई। सही बात है, वक्त का अंदाजा कहां होगा। ये सोच कर कि तेरा इंतजार लाजिम है, ये सोच कर कि तेरा इंतजार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। क्या अच्छी गजल है ये, मनोवर राणा साहब शायद। कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। ये सोच कर के तेरा इंतजार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। वो जिसके वास्ते परदेस जा रहा था मैं, वो जिसके वास्ते परदेस जा रहा था मैं, बिछड़ते वक्त उसी की तरफ नहीं देखा। ये मनोवर राणा साहब हैं, बुजुर्ग हैं हमारे। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम उस देश में सांस ले रहे हैं, उन हवाओं में जी रहे हैं जहां मनोवर राणा जैसे लोग हैं। मनोवर राणा की भी जीवनी है। मीर आके लौट गए, जो वाणी प्रकाशन ने पब्लिश की है, और मैं समझता हूं कि वाणी प्रकाशन को जितना इस पे फख्र करे वो अपने ऊपर, जितना गर्व करे कि मनोवर राणा की जीवनी, उनकी आत्मकथा, जीवनी नहीं आत्मकथा, मीर आके लौट गए, वो वाणी ने पब्लिश की है। आप ये किताब भी वाणी से ऑर्डर करें लॉकडाउन खुलने के बाद, या जैसे भी, मुझे नहीं पता, किंडल पे अवेलेबल है। अगर आप किंडल पे हैं तो बाकायदा जाके अभी डाउनलोड करें और किंडल पे पढ़ें, लेकिन आप जरूर पढ़ें। इतनी खूबसूरत किताबें, इतनी खूबसूरत आत्मकथाएं इस देश में क्या दुनिया में कम लिखी गई होंगी। चलिए एक दो सवाल और ले लेते हैं, फिर हम वापस लौटेंगे, क्योंकि एक चैप्टर बाकी है हमारा। मैंने ये बताया कि क्या सुन रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, क्या देख रहा हूं, ये नहीं बताया। हाँ, गीताश्री जी नमस्ते। वाह, आप तो बहुत बहुत काइंड हैं, बड़ी तारीफ करती रहती हैं मेरी, हमेशा ऐसे ही हर जगह मिलती हैं, बहुत जोर का मुझे हक देती हैं, तो शुक्रिया। सोमनाथ जी कह रहे हैं वाणी प्रकाशन की बहुत अच्छी पहल है। वाणी प्रकाशन की ये बहुत अच्छी पहल है, और कोई पहली पहल नहीं है, वो हमेशा इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। और इसीलिए शायद हिंदी पब्लिशिंग जब एक ऐसे दौर में गुजर रही थी जहां बहुत मुश्किल होता है कि किताबें छाप के लोगों तक पहुंचाना सिर्फ और सिर्फ पैशन के लिए किया जा सकता है, दूसरा कोई इसमें एंगल नहीं हो सकता, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। वो जितनी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होती है ना पब्लिशिंग हाउस की, मैं अगर वाणी की बात करूं, जितना बड़ा दफ्तर है, अगर उतने बड़े दफ्तर को, वो बहुमंजिली इमारत, तलफ्फुज़ को क्या हो गया, अगर उसको किराए पे रख दें तो भी इतना पैसा आएगा कि शायद पूरी जिंदगी बैठ के खाएं। लेकिन ये दिन रात काम करते हैं वहां, ये और उनका पूरा स्टाफ, भरा पूरा स्टाफ। क्यों? क्योंकि शौक है कि ये किताबें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जो रिटन वर्ड्स हैं उनकी वैल्यू कम ना हो जाए। हम हिंदुस्तानी हैं, हमने हमेशा लिखने और पढ़ने में विश्वास किया है। हमारे यहाँ शुरू में विद्या माता की पूजा होती थी। कैसे होती थी? जब बच्चा पैदा होता था तो घर का एक बुजुर्ग आता था और एक सादा कागज और एक कलम, जिसको वो डुबो के लिखते थे, जिसमें मोर पंख टाइप की, ये बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं तकरीबन 3000 BC की बात कर रहा हूँ। और ये परंपरा हुआ करती थी हमारे देश में कि सादा कागज और कलम दवात में डुबो के रख देते थे और प्रार्थना करते थे कि हे विद्या माता आओ और इस बच्चे का भाग्य लिख दो। इतना विश्वास हमारा रहा है लिखे हुए शब्दों में। तो ये वाणी प्रकाशन जैसे प्रकाशक हैं जिन्होंने हमारे उस विश्वास को अब तक जिंदा रखा है। किताबें छप रही हैं, हिंदी की किताबें छप रही हैं, हिंदी पोएट्स को बड़ा स्तर मिल रहा है, हिंदी पोएट्स को बड़ी ऑडियंस मिल रही है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया वाणी का और उस
हर पब्लिशर का जो हिंदी छाप रहा है। राजगौरव कह रहे हैं कोरोना वायरस की हार हुई, कलम के धनी कलम के बाहुबली के आगे महान गीतकार महान शायर। महान महान होने में बहुत बहुत वक्त है और पता नहीं कहाँ तक पहुंचेंगे, लेकिन हाँ आपका प्यार है सर आंखों पे। हाँ कहाँ तक पहुंचे थे हम। अब आखिर के 5 मिनट, मेरे ख्याल से 5-7 मिनट ही बचे हुए हैं। मैं आपको ये बताता हूं कि मैं इस वक्त देख क्या रहा हूं। तमाम फिल्में हैं, जैसे ब्रिजेस ऑफ मेडिसिन काउंटी, जिसको मैं शायद बार बार देखता रहता हूँ। तमाम अंग्रेजी फिल्में हैं। स्पेशल ऑप्स बहुत कमाल की सीरीज है जो नीरज पांडे जी ने बनाई है, आप वो जरूर देखें। जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, पार्लियामेंट के अटैक को लेके इतना बड़ा थ्रिलर और इतना बढ़िया थ्रिलर, नेल बाइटिंग थ्रिलर की 1 मिनट भी आप उसको छोड़ नहीं सकते। वो शायद 8 एपिसोड हैं, वो पूरे के पूरे देख के खत्म करें, बिंज वॉश करें। हॉटस्टार पे अवेलेबल है। क्या नाम है? नाम हॉटस्टार पे स्पेशल ऑप्स। नीरज पांडे जी जिन्होंने बेबी बनाई, धोनी बनाई, रुस्तम प्रोड्यूस की, जिन्होंने वेडनेसडे जैसी ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट सिनेमा में एक शामिल है, वो फिल्में बनाई, उनकी बनाई हुई ये चीज, उनकी बनाई हुई ये सीरीज आप जरूर देखें। और अब मैं आता हूं ईमानदारी की वो बात करता हूं कि मैं सबसे ज्यादा क्या देख रहा हूं। एक फिल्म है जिसको मैं अगर 2-3 महीने ना देखूं ना तो मुझे लगता है कुछ मेरे अंदर टूट गया, कुछ खाली हो गया, कुछ ऐसा वैक्यूम आ गया जो भरा नहीं जाएगा। अभी पिछले 8 दिनों में, 8 दिनों के लॉकडाउन में, मुंबई थोड़ा पहले लॉकडाउन हो गया था, तो ये 8 दिनों के लॉकडाउन में मैंने वो फिल्म 2 बार देखी। वो फिल्म है गुरुदत्त की प्यासा। प्यासा यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो पहली चीज तो मैं आपको ऐसी कोई बात नहीं बता रहा हूं जो कि आपके लिए ढूंढना, पढ़ना, लिखना या आपको बहुत तलाश करनी पड़े मिले ना। प्यासा प्रॉपरली यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाएं। शायद जियो सिनेमा पे भी है, आप सबके पास जियो नंबर्स होंगे और जियो का ऐप है, तो जियो सिनेमा पे भी आपको प्यासा मिल जाएगी। आप प्यासा देखें, एक शायर की कहानी देखें। विजय नाम के एक शायर की कहानी है जो अपने आप को शायर मनवाने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता रहा, मशक्कत करता रहा, लेकिन ये मनवा ही नहीं पाया कि वो शायर है। गुरुदत्त साहब ने ये कैरेक्टर प्ले किया था और कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये कैरेक्टर पूरी तरह से साहिर लुधियानवी की अपनी खुद की जिंदगी से इंस्पायर्ड था। साहिर और गुरुदत्त काफी क्लोज थे, दोस्त थे, और इस फिल्म के तमाम गाने भी साहिर ने लिखे थे। उनकी वो नज्म आपको जरूर याद होगी जो उन्होंने चकले पे लिखी थी और जो एक रेड लाइट एरिया में वो रफ़ी साहब ने उसको गाया है, और क्या खूबसूरत नज्म है। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। बहुत खूबसूरत नज्म है। वो भी गाना इसी फिल्म में है जिसके लिए कहते हैं कि पूरी फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी थी और एडिट पे थी फिल्म, कि एक दिन रात में तकरीबन 1 बजे के आसपास गुरुदत्त के फोन की घंटी बजती है। गुरुदत्त अपना फोन उठाते हैं, तब लोग अपना फोन खुद उठाते थे, बाद में थोड़ा बदल गया, अब तो खैर कौन अपना फोन उठाता है। बड़ा स्टाफ है फोन उठाने के लिए और ये बोलने के लिए कि साहब बिजी हैं, साहब बाथरूम में, इसके लिए भी स्टाफ लगाया हुआ है। खुद उठा लो ना भाई, क्या प्रॉब्लम है। तो खैर गुरुदत्त साहब फोन उठाते और उस फोन पे उनको आवाज सुनाई पड़ती है साहिर की। साहिर रात में 1 बजे कहते हैं कि यार गुरुदत्त एक नज्म हुई है और मैं चाहता हूं कि वो तुम सुन लो। गुरुदत्त कहते हैं हाँ सुन लूंगा, कल सुन लूंगा। अरे यार मुझसे ना कल तक रहा नहीं जाएगा और मैं तुम्हें इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि ये नज्म तुम अपनी पिक्चर में डाल लो, प्यासा में। तो गुरुदत्त कहते हैं कि प्यासा में डाल लो, मतलब प्यासा बन चुकी है, खत्म हो चुकी है, तुम सुन लो, बस सुन के डिसाइड करो। उसी वक्त गुरुदत्त साहब अपनी गाड़ी में आते हैं, गाड़ी से सीधा वो ड्राइव करके जहां ये रहा करते थे साहिर साहब, सात बंगला में, मतलब बैंड्रा से सात बंगला तक वो ड्राइव करते हैं। सात बंगला आते हैं, सात बंगला रात में 1-1:30 बजे पहुंचते हैं और साहिर उनको वो नज्म सुनाते हैं। और वो नज्म क्या थी, आप सबकी फेवरेट है। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आप में से ऐसा कोई नहीं है जिसने वो नज्म या गीत नहीं सुना है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जब गुरुदत्त ये नज्म सुनते हैं अचानक उनको लगता है कि यार, वो लालची हो गए और बड़ा कलाकार हमेशा ग्रीडी होता है। उनको ये लालच आया कि यार अगर ये नज्म मैंने छोड़ दी तो कहीं और चली जाएगी। उन्होंने बाकायदा प्यासा में एक सिचुएशन निकाली, नई सिचुएशन जो कि फिल्म में थी नहीं। फिल्म पैकअप होने के बाद दोबारा वो पूरा का पूरा चंक शूट किया इस नज्म के लिए, इस गीत के लिए। जाने वो, और एस डी बर्मन का म्यूजिक, वाह। और हेमंता ने गाया था, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। प्यासा आप इसलिए भी देखें
कि ये जो गीत है जिसकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, जाने वो कैसे लोग थे, इस गीत में एक बड़ी कमाल की बात है जो शायद आपको किसी ने बताई नहीं होगी, मैं आपको आज बता रहा हूँ। ये गीत एक पार्टी में शूट हुआ है, मतलब जो सीन है वो पार्टी का है कि रहमान साहब, जो वो भी बुक पब्लिशर हैं, बहुत बड़े पब्लिशर हैं वो, अदिति सुनिए आप, उन्होंने नहीं छापी विजय की किताब, आप तो बहुत अच्छी छाप देती हैं। तो वो जो पब्लिशर हैं रहमान साहब के यहाँ विजय जो इतना बड़ा राइटर है, वो वेटर की तरह सर्व कर रहा है उनके यहाँ पार्टी में, किसी को शराब दे रहा है, किसी को जूस दे रहा है। और माला सिन्हा इनकी बीवी हैं, और वहां दो शायर हैं जो अपने कलाम सुना रहे हैं। आए हाय, अब आप सोचो वो शायर कौन थे। आप ये पिक्चर अब भी देखोगे, मुझे पता है लाइव सेशन खत्म होने के बाद आप जाने वाले हो यूट्यूब पे, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी चले गए होंगे, मैं जानता हूं, मुझे छोड़ दिया, बेवफा निकले आप। वो शायर हैं जो अपनी नज्म पढ़ रहे हैं, वो शायर हैं मजाज लखनवी साहब और जिगर मुरादाबादी। मजाज लखनवी और जिगर मुरादाबादी खुद, इतना खूबसूरत मौका आपको उनको बाकायदा देखने का कि वो कैसे थे, कैसे दिखते थे। हमने कहानियां बहुत सुनी है, तस्वीरें हमारे पास नहीं है। आप प्यासा देखें, प्यासा में आपको ये दोनों दिख जाएंगे अपने कलाम पढ़ते हुए। वो भी मजाज साहब पढ़ रहे हैं, गा गा के पढ़ रहे हैं, तस्कीन दिले महजू न हुई, वो सही करम फरमा भी गए, इस सही करम का क्या कहिए, तड़पा भी गए, बहला भी गए। इस महफिले कैफो मस्ती में, इस अंजुमने इरफानी में, बड़ा मेरा फेवरेट शेर है, और शायद इसीलिए ये भी एक वजह है कि मैं और आप आज बात कर रहे हैं कि इस महफिले कैफो मस्ती में। मुझसे अगर आप पूछे ना कि इतना सारा काम, मैं बहुत बिजी हूँ लॉकडाउन में, ये मैं कहना नहीं चाहता, पर मैं इतना बिजी हूँ जितना मैं शायद लॉकडाउन के पहले नहीं था। रोज गाने लिखने हैं, डायलॉग्स लिखने हैं फिल्मों के, बहुत बिजी हूँ, लेकिन आपसे बात करने का लालच नहीं छोड़ पाता मैं। क्यों नहीं छोड़ पाता? क्यों आधे घंटे से मैं और आप एक दूसरे के साथ हैं? मजाज लखनवी के इस शेर में इसका जवाब मिलेगा आपको कि इस महफिल कैफो मस्ती में, इस अंजुमन इरफानी में, यानी ये जो मस्ती की महफिल है, ये जो अंजुमन है, अंजुमन का मतलब भी महफिल होता है, ये जो इरफान यानी ज्ञान की, लर्निंग की जो महफिल है, इसमें सब जाम बकफ बैठे ही रहे, हम पी भी गए, छलका भी गए। यानी सब अपना अपना जाम पकड़ के बैठे रहे कि जो मेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा है, लेकिन हमने क्या किया, हमने पिया भी और छलकाया भी ताकि दूसरों तक पहुंच जाए। ये है मेरे और आपके जुड़े होने की वजह, ये है किताबें छपने की वजह, ये है आप जैसे पाठक होने की वजह। इस महफिल कैफो मस्ती में, इस अंजुमन इरफानी में, सब जाम बकफ बैठे ही रहे, हम पी भी गए, छलका भी गए। बहुत 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 मोहब्बत मेरी आपको। अच्छा पढ़ें, अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा जिए, अच्छा खाना खाएं, अपनी चार दीवारों में कैद रहें, घर से बाहर बिल्कुल कदम ना रखें। ये लक्ष्मण रेखा इस बार आपको नहीं लानी है। थैंक यू, मच लव, नमस्ते।